दोस्तों, अगर आप आज पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, नंबर 1, अग्रसेन की बावड़ी। अग्रसेन की बावड़ी का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन के द्वारा किया गया था। इस बावड़ी के निर्माण में लाल बलुए पत्थर का उपयोग किया गया है। इस बावड़ी की लंबाई 60 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। इस बावड़ी का निर्माण महाभारत काल का माना जाता है। इस बावड़ी में नीचे उतरने के लिए लगभग 106 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। यह बावड़ी जंतर मंतर के निकट हेली रोड पर है। यहाँ पर नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली के लोग पहले तैराकी सीखने के लिए आते थे। इन सीढ़ियों के जरिए इस बावड़ी में नीचे उतरा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इसमें काला पानी भर गया था, जो कि लोगों को सम्मोहित कर आत्महत्या करने के लिए उकसाता था। यहाँ पर बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है, जैसे कि पीके व झूम बराबर झूम। इस बावड़ी में सुबह 7 बजे के बाद एंट्री की परमिशन है तथा 6 बजे के बाद इसमें एंट्री नहीं दी जाती है। यह एक संरक्षित पुरातत्व स्थल है, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग से संरक्षित है। तो दोस्तों, यहाँ जो लोग खुदकुशी किया करते थे, उन लोगों की यहाँ आत्माएं भटकती हैं। यहाँ भूत प्रेतों का निवास है। इस बावड़ी को आत्महत्या के नाम से भी जाना जाता। नंबर दो है भानगढ़ का किला, जो प्रसिद्ध है। नंबर 2, भानगढ़ का किला, जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 ईस्वी में करवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहायशी बना लिया था, यानी कि रियासत। इसके बाद माधो सिंह के बाद उनके 3 बेटे हुए थे, शुजात सिंह, छतर सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छतर सिंह भानगढ़ का शासक बना। छतर सिंह के बेटे अजब सिंह थे, जो कि शाही मनसबदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया था। अजब सिंह के बाद उनके बेटे काबिल सिंह और उनके बेटे जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे थे, और अजब सिंह के दूसरे बेटा हरि सिंह भानगढ़ में रहे थे, तथा माधो सिंह के 2 वंशज, जो कि हरि सिंह के बेटे थे, वो औरंगजेब के समय मुसलमान हो गए थे। जब मुसलमानों का पल्लड़ कमज़ोर होने लगा, यानी कि मुसलमानों की ताकत कम होने लगी, उसी दौरान जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने मुसलमानों को मारकर भानगढ़ के किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। भानगढ़ के किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले बाज़ार पड़ता है। वह बाज़ार जो उस ज़माने में गुलजार रहा करता होगा, जो वर्तमान में वीरान पड़ा है। भानगढ़ का विनाश। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रानी रत्नावती, जो कि बहुत ही सुंदर थी, रत्नावती अत्यंत सुंदर थी,
जब राजा ने राजकुमारी रत्नावती के विवाह के लिए स्वयंवर रखा तो रत्नावती से शादी करने के लिए खूब सारे राजा आए थे। उन्हीं में एक तांत्रिक भी आया था जिसका नाम संज्ञा था। वह राजकुमारी पर मोहित हो गया, लेकिन रानी रत्नावती ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब दासियां रानी के लिए बाजार से तेल खरीदने गई तो उस जादूगर ने जब दासी रानी रत्नावती के लिए तेल खरीदने गई तो उस बाजार में तांत्रिक भी था। जब दासियों ने रानी के लिए तेल खरीदा तो उस तांत्रिक ने उस तेल पर कुछ जादू कर दिया था। उस जादूगर ने सोचा था कि इस तेल से रानी संमोहन होकर मेरी तरफ खींची चली आएगी, लेकिन बदकिस्मती से दासी के वापस लौटते वक्त दासी के हाथ से शीशी एक शिला पर गिर गई थी, जिससे वह शिला चटक कर तांत्रिक की तरफ खींची चली गई थी, जिससे उस तांत्रिक की मौत हो गई। मौत होते वक्त उस तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि राज्य को श्राप दिया कि कुछ दिनों में ही उसका विनाश हो जाएगा। कुछ सालों के बीतने के बाद खूबसूरत महल खंडरों में परिवर्तित हो गया था। इस बात का कोई सटीक जवाब नहीं है कि भानगढ़ का विनाश कैसे हुआ, इतना खूबसूरत राज्य खंडरों में कैसे परिवर्तित हो गया। वहाँ के लोगों से बात करने पर पता चलता है कि भानगढ़ के नर्तकी महल से रात को घुंघरूओं की आवाज़ें आती हैं, और यह बात सत्य है कि रात्रि के समय वहाँ एक औरत हाथ में शीशी लिए हुए घूमती नज़र आती है। इसलिए वहाँ सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद किसी को एंट्री की अनुमति नहीं है। सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद वहाँ जो भी कोई जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता है। ऐसा माना जाता है कि रानी रत्नावती की आत्माएं आज भी भानगढ़ किले में घूमती है। भानगढ़ के किले के भ्रमण के लिए सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है दौसा। वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर भानगढ़ स्थित है। अगर कोई हवाई सेवा उपयोग करना चाहे तो वो जयपुर के हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर स्थित है। नंबर 3, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। चांद बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज ने करवाया था, जो कि चांद के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम चांद बावड़ी रखा गया था। यह बावड़ी लगभग 13 मंजिला गहरी है, यानी कि 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। बावड़ी के ठीक सामने हर्षद माता का मंदिर है। हर्षद माता के मंदिर के ठीक सामने बावड़ी के होने का मतलब साफ है कि जो भी व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए वो पहले हाथ मुंह धोकर आए। इस बावड़ी से संबंधित कुछ कहावतें भी हैं, जैसे कि लोगों का कहना है कि इस बावड़ी का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा एक रात में ही किया गया था।
इस बावड़ी को इतना गहरा इसलिए बनाया गया कि इसमें यदि कोई वस्तु गिर भी जाए तो उसे वापस पाना असंभव है। यह बावड़ी रात में एकदम दूधिया सफ़ेद रंग की तरह दिखाई देने वाली यह बावड़ी अंधेरे उजाले के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चलता है कि माता गांव पर आने वाले संकट के बारे में पहले ही चेतावनी दे देती थी और यहाँ के लोगों का कहना है कि कभी मंदिर में 6 फुट की नीलम के पत्थर की मूर्ति हर्षत माता की मूर्ति हुआ करती थी जो सन 1968 में चोरी हो गई थी। 1021 ईस्वी व 26 ईस्वी के दौरान मोहम्मद गजनवी ने मंदिर व बावड़ी में लगी हुई मूर्तियों की तोड़फोड़ की थी। जो मूर्तियां खंडित हुई थी वो आज भी मंदिर परिसर व बावड़ी परिसर में आज भी रखी हुई हैं। वर्तमान में चांद बावड़ी व हर्षत माता का मंदिर भारतीय संरक्षण विभाग के अधीनस्थ है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ कभी कभार कुछ आत्माएं दिखाई देती हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं रात्रि के समय। इसलिए यहाँ पर लोग रात्रि के समय नहीं आते। कुलधरा गांव में कई राज दफन हैं। कुलधरा गांव भारतीय राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। इस गांव में सभी पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। यह कहानी 200 साल पहले से शुरू हुई थी। कुलधरा एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था, जिसमें काफ़ी चहल पहल थी और काफ़ी फलता फूलता गांव हुआ करता था। इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सालम सिंह के कारण हुआ था। अय्या सालम सिंह, जिसकी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। सालम सिंह उस लड़की के लिए इतना पागल था कि किसी भी कीमत पर बस उसे पाना चाहता था। सत्ता में चूर दीवान ने उस लड़की के घर संदेश भिजवाया कि आने वाली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। सालम दीवान व गांव वालों की लड़ाई लड़की के सम्मान की भी थी तो गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। आधे से ज़्यादा लोगों ने यह फैसला किया कि हम गांव छोड़ देंगे, लेकिन दीवान को अपनी लड़की नहीं देंगे। उसके पंचायत के अगली ही रात सभी गांववासी गांव छोड़कर चले गए और श्राप दिया कि यहाँ फिर से कोई नहीं बस पाएगा, जिससे आज तक भी यहाँ कोई बस नहीं पाया है। सिर्फ जिधर देखे वहाँ खंडर ही खंडर पड़े हैं। पूरा गांव सुनसान है। उसी ही शराब के कारण
आज तक यहाँ काफ़ी लोग बसने के लिए आए, लेकिन यहाँ बस नहीं पाए। ऐसा माना जाता है कि यह गांव आत्माओं के कब्जे में है। समय के बदलते हुए 82 गांव तो बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाहा तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बस पाया। यह गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर श्राप दिए हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पर रात्रि को दिखाई पड़ती हैं, जिसके चलते हुए उस गांव में रात्रि के समय कोई नहीं जाता। भारत का बड़ा रेलवे स्टेशन दिल्ली कैंट। यहाँ ऐसा माना जाता है कि कभी कभी रात्रि के समय यहाँ चुड़ैलें भी दिखाई देती हैं। ये है दिल्ली कैंट। दिन के समय यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है और रात्रि के समय यहाँ पर कोई अकेला व्यक्ति रुक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ काम करने वाले रेलवे के कर्मचारी बताते हैं कि यहाँ कभी कभार आत्माएं दिखाई देती हैं। एक औरत रेल के पटरी के बगल में चलती हुई घुंघरूओं की आवाज़ करती हुई दिखाई देती है। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर कभी कभार कई यात्रियों को यहाँ एक औरत का साया दिखाई दिया है, जिससे यहाँ पर रात्रि के समय बहुत कम लोग यहाँ रुक पाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है, इसीलिए लोग यहाँ के बारे में बताते हैं कि यहाँ चुड़ैलें दिखाई देती हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।